हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन टुडेज सेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सेशन के अंदर आपको पता चलेगा कि जो हमारा उड़ीसा एसएसबी पीजीटी एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है आज 10 सितंबर को, तो क्वेश्चन पेपर मुझे रिसीव हुआ है, तो उसकी क्या हमारी अनऑफिशियल आंसर की होनी चाहिए और एक तरीके से मेमोरी बेस्ड एनालिसिस है जो आज हम करेंगे। तो देखते हैं कि वन बाय वन करके क्या क्वेश्चन है, क्या उसका राइट आंसर होना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर जो कोर्स आपके लिए बनाया गया था स्पेशल तरीके से उड़ीसा एसएसबी पीजीटी एजुकेशन के लिए, तो वो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मॉक के वो इसमें आए हैं और कंसेप्ट्स यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके वो शो करती जाऊँगी और एक एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपका कोई भी अगर डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी डाउट होगा आपको, तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। और इन केस अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसके थ्रू आप कोई भी अगर क्वेरी है तो वहाँ से जान सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर सेंड किया है मुझे स्टूडेंट ने, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। तो सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी जो एग्जामिन कर रहा है द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रियलिटी, तो इनमें से नेचर ऑफ रियलिटी के रिगार्डिंग कौन सी ऐसी ब्रांच है जो नेचर ऑफ रियलिटी की बात करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही एविडेंट है। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी व्हाट, आपका मेटाफिजिक्स, जिसके अंदर हमारे पास मेन फोकस किया जा रहा है कि जिसमें हमारे पास इश्यूज कौन से होते हैं जो हमारे नेचर ऑफ रियलिटी से रिलेटेड है। तो मैंने आपको 4 तरीके के ब्रांचेस बताई थी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी, लॉजिक्स। तो नेचर ऑफ रियलिटी दैट इज डील्स विद द मेटाफिजिक्स। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी फोकसेज ऑन द स्टडी ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज की बात कौन करता है? तो विच इज क्वाइट एविडेंट, वैल्यूज की बात हमारी एक्सोलॉजी करती है, क्योंकि एक्सोलॉजी एथिक्स यहाँ पर है, एस्थेटिक्स है, तो वो सारा एक्सोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द 19th सेंचुरी फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको 19th सेंचुरी के जो फाउंडर थे एग्जिस्टेंशियलिज्म के वो बताने थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो सोरेन किरकेगार्ड होना चाहिए। सो सी शुड बी द राइट आंसर। वाई सी? क्योंकि सोरेन किरकेगार्ड की अगर हम इसका टाइम टेनवर देखें, तो मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीन के थ्रू शो करना चाहती हूँ। तो अगर आप इसके अंदर टाइम टेनवर देखें तो 19th सेंचुरी में दानिश फिलोसोफर सोरेन किरकेगार्ड थे, जो कि फर्स्ट राइटर थे यहाँ पर, जिनको एग्जिस्टेंशियलिज्म का फर्स्ट राइटर माना जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने एक जर्नल भी रोट किया था, जर्नल भी लिखा था, आई मस्ट फाइंड अ ट्रूथ दैट इज ट्रू फॉर मी, जो मैं उसी को ट्रू मानता हूँ जो मेरे लिए सही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने आपको कंसेप्ट दिया। और अर्ली 19th सेंचुरी के ये हमारे सबसे फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, सबसे फेमस फिलोसोफर थे। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट, सोरेन किरकेगार्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई हेट बुक्स दे टीच अस टू टॉक ऑफ व्हाट वी डू नॉट नो। मैं बुक्स से हेट करता हूँ क्योंकि वो मुझे बस वही सिखाते हैं कि जो मुझे नहीं पता, विच वी डू नॉट नो। तो ये जो कंसेप्ट आपको दिया है ये आपको रूसो ने दिया है। इनके फेमस कोट है और ये बहुत ही सही तरीके से इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है। रूसो के अकॉर्डिंग देखो, दैट आई हेट बुक्स दे टीच अस ओनली टू टॉक अबाउट व्हाट वी डू नॉट नो। तो जेन जैकस रूसो इन्होंने आपको दिया है। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी रूसो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the essence of existence according to the existentialist। तो existence का मतलब क्या है according to the existentialist, तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको essence of existence बताना है। तो यहाँ पर essence of existence according to existentialist, तो इसके अंदर जो मेन हमारा existentialism का जो मेन फंडा है वो हमारा conceptual understanding क्या है। तो मैंने आपको existentialism के पर्सपेक्टिव से आपको बताया। एक होते हैं जीन पॉल सार्त्रे। तो जीन पॉल सार्त्रे जो कि आपके existentialist है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस आती है और फिर बाद में जाके उसका एसेंस बनता है। सो इफ यू कुड सी थ्रू द स्लाइड, यहाँ पर एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस में, कि जिसके अंदर हमारे पास ये फिलॉसफी कहती थी, ये देखो आप जरा, दैट man first exists, encounters himself and defines himself afterward. So existing come before man is set to the value or the essence. So in that case यहाँ पर हमारे पास जो एप्ट आंसर जो बनना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, that should be हमारा C, the tension and contradiction which condition loneliness and anxiety. Why?
वो इसलिए हुआ क्योंकि हमें मेन आपको एग्जिस्टेंशलिस्ट का एसेंस पूछा गया है। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट का मेन एसेंस क्या है, क्योंकि आपको अगर डिफरेंट एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी जो लोलीनेस है, अपनी जो सॉरोनेस है, तो उसके लिए वो इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप चाहता है कि वो अपने सभी तरीके के जो वर्जन्स है या लोनलीनेस है या टेंशन है उससे मुक्ति पाले, तो उसको अपना एसेंस समझना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो ये टेंशन्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन विच कंडीशन लोनलीनेस एंड एंजाइटी शुड बी द राइट आंसर। सो हेयर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट, सी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, which type of environment is recommended by reconstructivism, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको रिकंस्ट्रक्शनिज्म से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट अपना पेड क्लास में बताया था। हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल के बारे में पढ़ा था, चाहे वो पेनलिस्टिक हो, चाहे वो आपका प्रैग्मेटिस्टिक हो, या फिर रिकंस्ट्रक्टिविज्म हो। तो रिकंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर मैंने एक स्लाइड के थ्रू आपको बताया था कि रिकंस्ट्रक्टिविज्म इज अ फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेस द एड्रेसिंग ऑफ द सोशल क्वेश्चन एंड क्वेस्ट टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी एंड द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी। तो देखो यहाँ से आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बन गई, कितना इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए पर्टिकुलर सेशन और कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पर्टिकुलर ये इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी शुड बी द राइट आंसर। Now next question, which of the following aspect is emphasized by reconstructionism in preparing the students? तो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, तो स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात करनी है। तो यहाँ पर आ जाओ, अगर रिकंस्ट्रक्शनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये एक्सपेक्ट बनता है, जिसमें आप रिकंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर देखें तो ये हमारे पास सारे एक्सपेक्ट आते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब रिकंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, जो कि कांस्टेंट ग्रोथ के बारे में बात करता है, जो चेंज की बात करता है, जो सोसाइटी की बात करता है कि कैसे हमें यहाँ पे सोसाइटी के फ्यूचर को शेप करना है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा कि अगर हम मेन इसकी डायरेक्शन देखें इन द टाइम और मेन इसका अलग तरीके से अगर मेथड देखने की कोशिश करें तो वो हमारा जो मेन जो प्रिपेयर करेगा बच्चे को कि सोशल रेवोल्यूशन के लिए, कि हमारा सोशल रेवोल्यूशन कैसा होता है, सोसाइटी कैसे चेंज होती है, सोसाइटी की डिमांड एंड एस्पिरेशंस किस तरीके से चेंज है। तो हमारे पास जो राइट आंसर बनना चाहिए वो सी बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी the right answer of the question should be C. Now who is called as a father of penalism? Father of penalism किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, फादर ऑफ पेनलिज्म आप थॉमस एक्विनास को कहते हैं। फादर हमारे पेनलिज्म के यहाँ पर बी आ जाएंगे, बी शुड बी द राइट आंसर। तो ये देखो जरा, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो थॉमस एक्विनास ये आपके मेन फादर है। हालांकि दो इनके जो मेन एक्सपोनेंट्स है, चाहे वो थॉमस है या फिर जैकस है, लेकिन हम मेन इनमें थॉमस एक्विनास जिनको फादर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फीचर ऑफ द पेनलिज्म? कौन सा वाला ट्रू फीचर नहीं है पेनलिज्म का? तो पेनलिज्म यानी कि जो कि बात करता है आपकी जो कॉन्स्टेंसी की, यानी कि जो भी अल्टीमेट ट्रूथ है वो हमारे लिए रियल है, जो कि अनचेंजेबल है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट कि यहाँ पर कौन सा वाला नहीं है, नॉट द फीचर ऑफ पेनलिज्म, तो इट फॉस्टर द इंडिविजुअलिज्म, प्रोग्रेस, चेंज एंड सपोर्ट द करिकुलम फॉर द पर्सनल लीड। पर्सनल लीड यहाँ पर नहीं आता। पेनलिज्म के अंदर हम मेन फोकस करते हैं ह्यूमंस पे एज अ रैशनल। पेनलिज्म के अंदर फोकस किया जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ द ह्यूमन नेचर और यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आइडियाज। लेकिन यहाँ पर सी पार्ट नहीं आएगा क्योंकि सी प्रोग्रेसिविज्म से रिलेटेड है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, सी शुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, जो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शो करती हूँ। 1 सेकेंड, लेट मी लोड माई स्लाइड। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आप इसमें फोकस करोगे इस टॉपिक पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements is not applicable to Aurobindo system of education? इनमें से Aurobindo system of education से कौन सा वाला applicable नहीं है, तो वो आपको बताना है। A teacher should a philosopher and guide. A teacher should be an integral yogi. Intellectual excellence is the most important thing in a teacher. Your teacher should have a integral personality. तो here the right answer of the question should be what? C, क्योंकि ये सिर्फ टीचर को इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस की बात नहीं करता, टीचर की होलिस्टिक एस्पेक्ट की बात करता है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस नहीं होता, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिटरेसी इज नीदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन। तो ये किसने कहा है? विच इज वेरी एविडेंट। लिटरेसी की बात किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो हमारे पास ए शुड बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द नथिंग कैन बी फॉट, किसने स्टार्ट किया है नथिंग कैन बी फॉट? तो नथिंग कैन बी फॉट का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर आपका होगा श्री अरबिंदो जी, श्री अरबिंदो जी ने ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज दिया है। हालांकि रूसो ने भी ये आपको दिया है कि नथिंग कैन बी फाइट, नथिंग कैन बी फॉट, लेकिन हम मेन फोकस करेंगे आपका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो श्री अरबिंदो जी ने आपको यहाँ पे डिफाइन करी है। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट? बी। Now, which of the following books is called Encyclopedia of Buddhism? Encyclopedia of Buddhism किसको कहा जाता है? Very easy question. ये अभिधम व कोशम इनको कहा जाता है Encyclopedia of Buddhism. So here the right answer of the question should be D. Now, which of the following text is called the Gita of Buddhism? Gita of Buddhism किसको कहा जा रहा है? Question number 14. तो Gita of Buddhism हम यहाँ पे धम्मपाद को कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग the right answer of the question should be what? A. महावीर स्वामी जी का कौन सा नाम नहीं है? कई तरीके के नेम हमारे पास है, लेकिन इनमें आपको महावीर स्वामी जी का नाम बताने के लिए कहा है। तो मैं कुछ आपको नेम यहाँ पर मेंशन करती हूँ, महावीर स्वामी जी के कुछ इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पर 15, तो आप ये देख सकते। तो ये कुछ नेम्स है, इनकी लिस्ट है नेम्स की, जो मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करती हूँ। ओके, सी यू कैन सी, ये इनके नेम है जिसके अंदर हम वर्धमान, जैन, जितेंद्र, केवलिन, अरिहंत, महावीर जी के ये सारे नाम हैं। जिसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे जिसमें वीरा भी कहा जाता है, वीरा प्रभु कहा जाता है, सन्मति कहा जाता है, अतीव्र कहा जाता है, गणंत पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनके कुछ एक्स्ट्रा नेम्स हैं। साथ के साथ इसके अंदर तिरंतकार भी इनका एक नेम हम कह सकते हैं कि कैन बी कंसिडर एज एन वन तिरंतकार, लेकिन जो नहीं है वो आपको बताना था। तो नहीं है तो आपका वेरी एविडेंट सिद्धार्थ नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की जो हम बात करें वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड महावीर स्वामी जी की बात कर रही है, तो वहाँ पर हमारे पास ये नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर देंगे एंड दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ Who among the following was the first founder of Jainism? जैनिज्म जी के जो जैनिज्म के फर्स्ट फाउंडर कौन थे? वेरी एविडेंट ऋषभ देव। मैंने आपको बताया था सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, फिर हमारे 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे, तो हमारे पास राइट आंसर इसका ऋषभ देव है। नाउ एकल्चरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एकल्चरेशन। मैंने आपको एनकल्चरेशन और एकल्चरेशन का एग्जांपल दिया था। सो व्हेनेवर वी ट्राई टू डिस्कस अबाउट द एकल्चरेशन प्रोसेस, तो एकल्चरेशन इज अ प्रोसेस दैट वी ट्राइंग टू एक्वायर, वी ट्राइंग टू अडेप्ट द अदर्स कल्चरल ट्रेट्स व्हेन वी आर रिस्पेक्टिंग द अदर कल्चरल ट्रेट्स एंड वी आर रिस्पेक्टिंग द अदर बिलीव्स ऑफ द पर्सन्स। तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो राइट आंसर बनना चाहिए वो आपका सी बनना चाहिए, तो सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, और एनकल्चरेशन क्या होता है? जब खुद के कल्चर को समझना, दैट कि हमारा जो कल्चर के बिलीव्स क्या है, हमारे कस्टम्स क्या है, हमारे नोशंस क्या है, उनको समझना। और एक होता है एंथ्रोसेंट्रिसिज्म, जो एंथ्रोसेंट्रिसिज्म जो कल्चर से रिलेटेड है, जिसमें हम अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको याद करवाई थी, तो देखो वहाँ से क्वेश्चन बन गया। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कॉन्स्टिट्यूट द सोशल चेंज? अब इनमें से सोशल चेंज क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? 18 नंबर, तो 18 का जो राइट आंसर आपका होगा, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी ऑल ऑफ द अबव। सोशल चेंज, एक्सपेंशन इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन आइडियोलॉजी, वैल्यूज, चेंज इन इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सारी चीजें आनी चाहिए। डी शुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं हम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, आई होप ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। मैंने स्क्रीन भी लाइट यहाँ पे शो कर दी। ओके 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन? अब इनमें से मॉडर्नाइजेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये मैंने आपको मॉडर्नाइजेशन, ध्यान रखना, मॉडर्नाइजेशन और आपका ये जो वेस्टर्नाइजेशन के बीच में एक डिफरेंस बताया था। ये मैंने डिफरेंस आपको अपनी पेड क्लास में बताया था कि मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है, कि मॉडर्नाइजेशन मींस टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यू सिस्टम दैट हैव बिकम द ऑब्स्टेकल्स, कि जो हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स बन गए हैं हमें उससे अपने आप को फ्री करना है। और वेस्टर्नाइजेशन में क्या था कि जब हम यहाँ पे दूसरे के कल्चर को, जो वेस्ट के कल्चर को अडेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि जब हम यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की जो प्रैक्टिस ऑफ कल्चर है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट मीन्स द वेस्टर्नाइजेशन, वो पश्चिमीकरण होता है। तो पश्चिमीकरण से देखो यहाँ पे आंसर जो मेरा एक अकॉर्डिंग जो बनना चाहिए, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट? हमारे पास आपका सी, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है, वेस्टर्नाइजेशन की नहीं। वेस्टर्नाइजेशन के अंदर यूरोपियन कंट्रीज की प्रैक्टिस को अडेप्ट करना, दैट नोन टू बी द वेस्टर्नाइजेशन, नॉट
मॉडर्नाइजेशन, तो हमारा राइट आंसर इधर सी हो जाएगा। बाकी सारे मॉडर्नाइजेशन के अंदर आते हैं कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कल्चर ऑफ सोसाइटी देखना, प्रोसेस होता है सोशल चेंज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक अप्रोच, तो ये सारी चीज़ें आती है। नाउ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन की बात करिए वो आर्टिकल नंबर 46 है, विच इज वेरी एविडेंट। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट, थर्ड। नाउ फ्रॉम द Piaget's point of view, the process of taking new information into existing one, मैंने आपको Piaget के कंसेप्ट करवाए थे, स्कीमास, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आपका Piaget के अकॉर्डिंग आए कि जब हम अपनी नॉलेज के अंदर कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में, तो ये द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी व्हाट, एसिमिलेशन, वी ट्राइंग टू एसिमिलेट द इंफॉर्मेशन। नाउ इन Piaget's theory of the cognitive development, द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हम यहाँ पर एक सेंट्रेशन के एक्सपेक्ट को जोड़ते हैं। सेंट्रेशन यानी कि अपने ही अराउंड जो आपके पास जो मेन फोकस होता है ना कि ईगोसेटिसिज्म, दैट इज रिलेटेड विद द सेंट्रिसिज्म, द सेंट्रेशन ऑफ द थॉट, कि अपने इर्द गिर्द घूमना, तो वो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर आता है। लेकिन जब हमारी एबिलिटी होती है कन्वर्स करने की रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की, दैट कम्स अंडर द कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करें और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग करें, सो दैट कम्स अंडर द फॉर्मल। तो हमारे पास राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, सॉरी ए हो जाएगा, सेंट्रेशन इन थॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एम्पेरिकली डेमोन्स्ट्रेट द ऑप्टिमम यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का जो प्रिंसिपल हमारे पास आता है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल के अंदर आता है। आईसीटी का मॉडल है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द फ्रेम बाय फ्रेम इंफॉर्मेशन टू योर रिस्पोंडेंट और उसके बेसिस पे वो एक्ट कर रहा है और आगे जा रहा है स्टेप में, तो वो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के अंदर आता है। तो फ्रेम बाय फ्रेम इंफॉर्मेशन देना, रीइंफोर्समेंट देना, नेक्स्ट आगे बढ़ना, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, which of the following theories that advocates that the children learn by observing and imitating the others behavior, तो ऑब्जर्व करा और इमिटेट करा है, वेरी इजी, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर इमिटेशन होता है, यहाँ पर ऑब्जर्विंग होता है बिहेवियर का, तो हमारे पास जो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25, आपको अरेंज करना है बेंडूरा के ऑब्जर्वेशन लर्निंग के प्रोसेसेस को। तो अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशनल, ये हमने 4 तरीके के समझे थे ना, तो हमारे पास राइट आंसर इधर डी हो जाएगा। नाउ गैगने की हायरार्की स्टेज, हायर वाली आपको बतानी, हाईएस्ट स्टेज क्या है, तो हाईएस्ट स्टेज क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्यों, SSCV DCRP, तो SSCV सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, यहाँ पर रूल और एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमारे पास यहाँ पर SSCV DCRP प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन हो गए हमारे, 26 हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ 27, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ मास्टरी लर्निंग, मास्टरी लर्निंग का फाउंडर कौन है, सो मास्टरी लर्निंग का फाउंडर हमारे पास कौन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो हमारे पास बेंजामिन ब्लूम है, BS बेंजामिन ब्लूम। नाउ Who of the following psychologist is known for the multiple intelligence, multiple intelligence की बात करिए, हॉवर्ड गार्डनर ने बात करी है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, अब इनमें से कौन सा वाला प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, तो ये आपका इन्वेंट्री टेस्ट है, तो इन्वेंट्री टेस्ट नहीं होगा। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, वाई, ये देखो इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी, पहले भी मैंने आपको करवाई थी, तो ये आप देख सकते हो। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो असेस करता है पर्सनैलिटी ट्रेट को और साइकोपैथोलॉजी को, ये इन्वेंट्री टेस्ट कहलाता है। इन्वेंट्री टेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना जितने भी आपके जो जिन भी इन लोगों को डिप्रेशन है, हिस्टीरिया है, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी का एक्सपेक्ट है, पैरानोया है, तो ये सारे सभी तरीके की जो हमारे जो कंसेप्ट्स है उनको वो डील करता है, उनके साथ रहता है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में वर्कर्स की, इन ऑर्डर टू से कि उनके अंदर हाई रिस्क क्या है, तो वो स्टडी करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास ये इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर नहीं आएगा। बाकी टैट टेस्ट, रोशेश इंग्ब्लॉट टेस्ट है जिसको कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी रिलेटेड हो जाएगा। नाउ 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, 16 PF किसने दिया है, वेरी इजी, 16 PF आपको दिया है कैटल्स की थ्योरी में, 16 PF कैटल्स थ्योरी।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज एम्फेसाइज इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन में कौन सी वैल्यू एम्फेसाइज किया गया है? तो ह्यूमिलिटी एंड नोबिलिटी, ह्यूमिलिटी एंड नोबिलिटी, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है नेट का, ये देखो डिट्टो क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया है। नाउ अलम एक तरीके की इस्लामिक एजुकेशन है, तो जो डिग्री है किसको अवार्ड की जाती है? अलम, तो किसको अवार्ड की जाती है? क्वेश्चन नंबर 32, उनको एक्वायर की जाती है जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है रिलीजन। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये इस्लामिक के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट आप देख सकते हो। तो मुस्लिम एजुकेशन के अंदर यहाँ पर जिनको कुरान, यहाँ पर कुरान की स्पेशल नॉलेज, हदीथ की स्पेशल नॉलेज यहाँ पर होती है, तो ये सब इनको यहाँ पे अलिम जो डिग्री दी जाती है, यानी कि वहाँ पे अलम जो लिखा है वो डिग्री दी जाती है। और जो एजुकेशन लेते हैं हमारी लॉजिक्स में, तो उनको डिग्री ऑफ फजील दिया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन किस पे बेस्ड है। मुस्लिम एजुकेशन 3 R's पे बेस्ड है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। और एजुकेशन जो हमारी होती है वो एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशंस में प्योरली तरीके से ओरल में होती है, मेमोराइजेशन होता है। लेकिन बाद में जो हमारा मदरसा जाते हैं तो उसमें जो लर्निंग होती है हमारी लेक्चर बेस्ड हो जाती है, जिसमें आपके पास लेक्चर के अलावा भी आप उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टरी गेन करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसमें आ जाओ, राइट इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नाउ विच वाज द चीफ एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, तो इस्लामिक एजुकेशन का चीफ एम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33, तो चीफ एम हमारे पास क्या है? चीफ एम सी, मुझे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगेगा, मतलब इसमें क्या है कि मटेरियल प्रोग्रेस करना नहीं, मटेरियल प्रोग्रेस के बारे में नहीं करता, मटेरियलिस्टिक नॉलेज की बात नहीं करता, वो ऐसी नॉलेज की बात करता है जो कि एकदम ही अलग है, जिसमें अल्लाह से यूनाइट करने की बात की गई है। तो उस केस में डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक किंगडम नहीं, डेवलपमेंट ऑफ करैक्टर भी नहीं है, इससे ज़्यादा प्रोपेगेशन है, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम है। क्योंकि अगर आप मिडिवल पीरियड के अकॉर्डिंग देखिए, जो मैंने आपका सेशन लिया था, उस मिडिवल पीरियड में जो इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही थी, तो उसके अंदर मेन फोकस था कि प्रोपेगेशन करना और इस्लाम का एक्सपेंशन करना, और जो भी इंपॉर्टेंट जो बातें की गई है हमारे कुरान में, तो उसको यहाँ पर आगे जाके बढ़ावा देना या उनको समझाना कि ये चीज़ कहा गया है और अल्लाह के द्वारा जो उनके जो वर्सेज हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी प्रोपेगेशन एक्सपेंशन की बात की है। तो मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट? डी, डी होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट देखते हैं जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आती है उनमें क्या आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी द डी शुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एट व्हाट एज द एजुकेशन वॉज स्टार्टेड विद द सेरेमनी ऑफ बिस्मिल्लाह। मैंने बिस्मिल्लाह का कंसेप्ट आपको कराया था, तो बिस्मिल्लाह के अंदर आपको पता था ना 4 साल 4 महीने 4 दिन, तो हमारे पास राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 35। I hope this question is visible to all. Magna Carta of English Education in India, तो Magna Carta English Education in India किसके नाम से जाना जाता है? Wood Dispatch से। Which of the following commission was appointed in 1929? 1929 में कौन सी वाली कमीशन आई थी? 36 आंसर, तो हमारे पास यहाँ पर हरतोग कमेटी आई थी। हरतोग कमेटी 1929 में आई थी। और हरतोग कमेटी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो हरतोग कमेटी है 1929 में आई थी, इसको अपॉइंट किया गया था बाय सर फिलिप जोसेफ ने। ये जो आया था, साथ के साथ इसके अंदर जो मेन फोकस करते हैं हम यहाँ पर लॉर्ड इरविन ने अपॉइंट किया गया था। साथ के साथ ये जो हमारी कमेटी थी ये इसलिए यहाँ पे गठित की गई थी ताकि हम अपने प्राइमरी स्कूल्स के एनरोलमेंट को इंक्रीज़ कर पाए और एक अच्छी एजुकेशन लेकर आ पाए। और एजुकेशन एक ऐसी हो जो बच्चे के अंदर सोशल और कॉन्शियसनेस को ग्रो करे, तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, ये आपको डिफाइन करता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इन विच ईयर द मैकॉले पेन हिज मिनट्स ऑन एजुकेशन। तो मैकाले मिनट्स का सिंपल सा आपको ईयर पूछ रहा है, वेरी इजी। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1835। 1835 शुड बी द राइट आंसर, 1835। ठीक है, नाउ विच एजुकेशन प्लान रिकमेंडेड इन 1944। 1944 की बात की तो 1944 के अंदर यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन था चिल्ड्रन के लिए बिटवीन द 6 to 11 ईयर्स ऑफ एज। तो वो क्या था? तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा सर्जन प्लान। सर्जन प्लान 1944, ये मैंने आपको कमेटी एंड कमीशंस में कराया था। देखो सर्जन के बारे में, देखो बिस्मिल्लाह के बारे में कहा गया, बिस्मिल्लाह सेरेमनी 4 महीने 4 साल के। ये देखो लॉर्ड मैकाले मिनट्स का, तो यहाँ पे मैकाले मिनट्स 1835 और सर्जन रिपोर्ट हमारी 1944, इसका ईयर लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन बड़े इजी आए हैं, सारे नोट्स में से आए हैं, तो अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर सकोगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन से रिलेटेड नहीं है,
तो हंटर कमीशन से रिलेटेड हमारा इट इज अ रिपोर्ट, इट इज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश, नो, वो वुड डिस्पैच है। ये आपका हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड रिपन। इट वाज रिकमेंडेड थी प्राइमरी एजुकेशन को इंप्रूव करना वर्नाकुलर मीडियम में, और वोकेशनल एजुकेशन और लिटरेसी को रिकमेंड करना। तो हमारे पास इसका डी नहीं आएगा क्योंकि मैग्ना कार्टा हमारी वुड डिस्पैच से रिलेटेड है, ना कि इससे हंटर कमीशन से। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट, डी। नाउ हु इज द फादर ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन? मैंने आपको कंपैरेटिव एजुकेशन कराया था, तो उसके अंदर जो फादर थे आपके पास वो थे ए मार्क एंटोनियन जूलियन। नाउ रिसर्च अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ऐसी रिसर्च जो सेक ऑफ नॉलेज के लिए यूज होती है, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च। रिसर्च अंडरटेकन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इमीडिएट प्रॉब्लम, तो इमीडिएट इज अ कीवर्ड, एक्शन रिसर्च। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए आपके सेट में। नाउ काफी सारे मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही है सारे। नाउ विच टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, यानी सॉरी व्हाइल टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, कौन सा वाला एरर कमिट होता है? तो दो तरीके के एरर कमिट होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर, एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर मींस व्हाट, राइट रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस राइट है लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं। टाइप 2 एरर, फॉल्स एक्सेप्ट। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी व्हाट, सी। ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वो क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन को कहा जाता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो बहुत ही इजी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच इज नोन टू बी द पर्पसिव सैम्पलिंग व्हेन यू आर डिसाइडिंग द की क्राइटेरिया ऑफ हुम किसको यहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो आपकी स्टडीज में इंक्लूडेड हो, किसको चांस देना चाहिए, तो उसके अंदर हमारे पास कोटा सैम्पलिंग आ जाएगा। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स एंड द पैरामीटर, जब पॉपुलेशन के मीन में और सैंपल के मीन में डिफरेंस आता है तो वो किसके वजह से आता है? तो वो सैम्पलिंग एरर के वजह से आता है। तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्प्लॉय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म? तो मैंने आपको ये अपनी क्लास में कराया था जब मैं आपको हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बता रही थी, हिस्टोरिकल मेथड जिसमें आपका दो तरह के क्रिटिसिज्म है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसके अंदर एक्यूरेसी ऑफ द डेटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म दैट इज नोन टू बी द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा। तो हमारे पास इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? अब इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक्सपेरिमेंटल मेथड का? तो CMOR, कंट्रोल, ऑब्जर्व, मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन। लेकिन क्या नहीं है? एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप। Which of the following method of research contributes to most to the advancement of educational psychology as a science? तो education psychology साइंस में सबसे ज़्यादा contribute करने वाला हमारा experimental method है। इसको experimental method कहा जाता है psychology, education psychology के अंदर। Now, which of the following is a common to all the experiment and cause experimental? तो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में हमारे कंट्रोल ग्रुप कॉमन है, क्योंकि रेंडमाइजेशन आपका एक्सपेरिमेंटल के अंदर आता है, क्वाजी में नहीं आता। प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं यहाँ पर आपके इसमें आता है, लेकिन ये हम कभी कंडीशंस पे वो वेरी कर जाता है। अब इस केस में कंट्रोल ग्रुप ही है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है। कंट्रोल ग्रुप होता ही होता है जो कॉमन की कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितने हो गए? 50 हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है? तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो एग्जांपल हमारे पास होगा 51 का राइट आंसर हमारा सी, ग्राउंडेड थ्योरी। नाउ इन विच टाइप ऑफ रिसर्च कंक्लूजन कैन नॉट बी जनरलाइज? कंक्लूजन किसके अंदर जनरलाइज नहीं कर सकते टू द अनदर सिचुएशन? तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ओनली डिस्क्राइब द डेटा एज इट इज, दैट कैन नॉट जनरलाइज एंड वी कैन नॉट जनरलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ दोज रिजल्ट्स टू द अदर सिचुएशंस। तो वो डिस्क्रिप्टिव। Now, which measure of standard density computed when the stable measure? तो मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेंसिटी कराया था, तो उसके अंदर 3 मेजर्स थे। तो 3 मेजर्स में से आपके पास सबसे स्टेबल कौन सा था? तो सबसे स्टेबल हमारा मीन था। Which measure of standard density used when there are extreme scores? एक्सट्रीम स्कोर्स होते तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मीडियन यूज़ करते हैं। देखो क्वेश्चन बड़े ईजी आए हैं। आई होप आपने क्वेश्चन बड़े अच्छे से करे होंगे पढ़ के, और सारे जो क्वेश्चन हमने करे थे अपनी क्लासेस में प्रैक्टिस, वो सारे आए हैं। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है आपका। नाउ विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इग्नोर्स द साइंस ऑफ डेविएशंस? साइंस ऑफ डेविएशंस को इग्नोर करने वाला, तो हमारे पास मीन डेविएशन आता है। व्हेन देयर इज अ नीड फॉर द क्विक कंप्यूटेशन, मतलब कंप्यूटेशन करना, क्विकली तरीके से कंप्यूट करना, मेजर ऑफ डिस्पेंशन, तो वो क्या आता है? तो हमारे पास आता है इसके अंदर रेंज। रेंज हमारा क्विक है, इसमें जो मेन फोकस करते हैं।
कि जिसमें हमारे पास रेंज अगर निकालें, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पर क्विक हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन रेंज होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्विक तरीके से हम निकाल सकते हैं वो हाईएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं लोअर वैल्यू से, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपना रेंज, तो वो क्विक हो सकता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज वाइडली यूज एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन की बात करी जा रही है, तो डिस्पर्जन में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है एसडी है, एसडी। नाउ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारा मीजोकर्टिक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मीजोकर्टिक है, मीजोकर्टिक दैट अटेन्स द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कंडीशंस व्हेन देयर इज अ सिमेट्री बिटवीन मी मीडियन मोड, तो वो मीजोकर्टिक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ असिमेट्री, जब डेटा में असिमेट्री आ जाती है तो किसकी वजह से आता है? बाय सिलेक्शन ऑफ सैंपल, पोली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट, एरर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, सभी के कारणवश। तो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी व्हाट? डी। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, कितने हो गए? 60 हमारा 60 क्वेश्चन ये रहा। नाउ व्हेन बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस इज ग्रेटर देन द विद इन द ग्रुप वेरिएंस, ये अनोवा की बात करें कि जब ग्रेटर हो जाए विद इन द ग्रुप वेरिएंस, आपका बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस ग्रेटर हो जाए विद इन से, तो डिफरेंस बिटवीन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 60, तो हमारा वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है, सैंपल में एरर आ जाए। नाउ ये क्वेश्चन देखो, टी स्कोर कॉरेस्पॉन्डिंग टू जेड स्कोर ऑफ 2, तो बड़ा इजी है, एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको कराया था, टी इज इक्वल टू 10z प्लस 50। यहाँ पर ना मेरे पास पेन टैब नहीं, तो इस वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा 10 इंटू 2 प्लस 50, तो हमारे पास राइट आंसर इसका 70 हो जाएगा, 70 शुड बी द राइट आंसर। ये फॉर्मूला है 10 मतलब t इज इक्वल टू 10z प्लस 50, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 50 70, तो 70 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ 61 हो गए हमारे पास, आई होप आपको 61 क्वेश्चन में से 61 सही गए हो। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। नाउ इफ द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, 2 वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है? डी हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव तरीके से जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड विच फॉलोइंग, किसके लिए यूज किया जाता है एनालिसिस करने के लिए? फ्रीक्वेंसी, बड़ा इजी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। नाउ द वैल्यू ऑफ मीन मीन एंड मोड जो कोइंसाइड कर दी, किसके केस में? जब डेटा हमारा सिमेट्रिकल होता है, वेरी इजी। स्टीफन एम कोरी किसके साथ एसोसिएटेड है? स्टीफन एम कोरी एक्शन रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है। ये आपको क्रेसवेल का क्वेश्चन है, क्रेसवेल बुक से एक क्वेश्चन आता है एक्शन रिसर्च के अंदर, उसमें स्टीफन एम कोरी का अजम्पशंस दी हुई है, तो वहां से हम इस क्वेश्चन को बनाया गया है, एक्शन रिसर्च। नाउ हाउ इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अनोवा टेस्ट डिटरमाइन, तो सिग्निफिकेंस ऑफ अनोवा टेस्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो वो हमारे कैसे डिटरमाइन किया जाता है? 66 का एफ टेस्ट से, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट, एफ टेस्ट। नाउ बिटवीन द वेरिएंस। नाउ 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट द टीचर ट्रेनिंग एट एलिमेंट्री लेवल इन उड़ीसा, चाहे उड़ीसा हो चाहे हर जगह हो, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है वो डाइट के अंदर कराई जाती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट हमारे एजुकेशन ट्रेनिंग वाले। एनसीटी कब स्टैब्लिश हुई थी? वेरी इजी, 17 अगस्त 1995 में, यानी कि 1995 में, 68 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, which of the following objective is emphasized by the NCTE for designing the teacher education program, तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को बनाने के लिए NCTE एम्फेसाइज करता है ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव? तो जो राइट आंसर होना चाहिए 69 का, राइट आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए बी, यानी कि अचीव करना प्लान कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स, जिसके लिए हम टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम को बना रहे हैं, चला रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं। नाउ when the level of learning when the level of teaching promotes the development of the problem solving abilities, constructive and critical thinking skills and innovative thinking powers of the learners, तो वो क्या होगा? तो हमारे पास राइट आंसर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, तो वही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, और क्रिटिकल थिंकिंग इज द कीवर्ड, और ये किसने दिया आपको? हंट ने। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसीज कम्स अंडर द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, तो टीचर की पर्सनैलिटी और टीचर का एटीट्यूड किससे रिलेटेड है? ये हमारे पास लोकस ऑफ कंट्रोल इन सेल्फ एफिकेसी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कौन सा क्राइटेरिया है? प्रीसेज क्राइटेरिया, इसको प्रीसेज क्राइटेरिया कहते हैं, प्रीसेज एंड द प्रीसेज क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन, तो हमारा प्रीसेज है। और ये क्या है? प्रोसेस है, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, और ये सारा आता है इसमें, पर्सनलाइजिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ये सारा आपका
प्रोसेस क्राइटेरिया, और प्रोडक्ट क्या है, बच्चे की आउटकम, अगर जैसे कि रिजल्ट आया उसके बेस पे टीचर का आंकना, उसको इवेलुएट करना कि बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो प्रोडक्ट। ये सारे क्वेश्चन बड़े इजी है, सारे आपके मॉक में से भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे। नाउ 72, which of the following components of pre-service teacher education program has greater scope in experiential learning? तो ग्रेटर स्कोप इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करी जा रही है 72, इसका राइट आंसर इंटर्नशिप हो जाएगा, क्योंकि प्री सर्विस के अंदर जो ग्रेटेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारी इंटर्नशिप के अंदर होती है। ये आपका क्वेश्चन यूजीसी नेट का है, शिफ्ट 2018। नाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस द पेडागोजिकल शिफ्ट, कहाँ से किसके लिए शिफ्ट करने के लिए कह रहा है, रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तक, रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तक, ये हमारे पास राइट आंसर होएगा। नाउ शिफ्ट लेने के लिए कह रहा है। 73 हो गए। नाउ 74, असाइनिंग दी पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन नंबर जो देते हैं, तो पिन नंबर किस स्केल पे आता है, पिन नंबर हमारा एग्जैक्ट नंबर है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉमिनल, नॉमिनल के अंदर आता है, नॉमिनल शुड बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉमिनल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, ये मैंने आपको मॉक के अंदर भी क्वेश्चन कराया था और वो लेजिट क्वेश्चन आया है। अ रिलायबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड होता है। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द टेस्ट रिजल्ट बट नॉट टू द टेस्ट इटसेल्फ, रिलायबिलिटी एक तरीके का स्टैटिस्टिकल नेचर है, या रिलायबिलिटी रेफर करता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी। सो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रिलायबल टेस्ट वाला, नॉट ट्रू। क्या रिलायबल टेस्ट हमेशा वैलिड होता है, गलत, क्योंकि अगर कोई चीज वैलिड होती है वो रिलायबल कही जा सकती है, लेकिन कोई अगर चीज रिलायबल है वो हमेशा वैलिड नहीं होती, तो आपको नॉट ट्रू वाला बताना था। एंड रिलायबिलिटी इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द वैलिडिटी, ठीक है, कि जिसमें हम कह रहे हैं कि रिलायबल है तो इसका मतलब वैलिड है, नहीं, अगर कोई चीज वैलिड है तो रिलायबल हो सकती है, क्योंकि वैलिडिटी इंश्योर्स रिलायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी कम्स अंडर द क्राइटेरिया वैलिडिटी, कम्स अंडर द क्राइटेरिया वैलिडिटी, तो क्राइटेरिया के अंदर कौन सा आता है हमारा 76 का, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। क्राइटेरिया प्रिडिक्टिव हमारी वैलिडिटी आती है और डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी आती है, तो वहां से हमारे पास प्रिडिक्टिव। नाउ द पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस जो होता करते हैं, हम क्यों करते हैं आइटम एनालिसिस को, आइटम एनालिसिस को इसलिए किया जाता है ताकि हम डिटरमाइन कर पाए कि भाई उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल क्या है और इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स ऑफ द आइटम्स क्या है, तो इसके बेसिस पे हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आ जो, और आइटम एनालिसिस करना यानी कि जो भी आप टेस्ट के अंदर क्वेश्चन बनाओगे तो उसको देखना कि उनकी डिफिकल्टी वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो ज़्यादा ना ही ज़्यादा इजी ना ही ज़्यादा मुश्किल, तो मॉडरेट हम लेते हैं। नाउ 78, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंटेंड्स टू मेजर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द चाइल्ड, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द चाइल्ड, ये लास्ट क्वेश्चन ही मैंने आपको कराया था इससे पहले, तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आ जाएगा, ये नॉर्म रेफरेंस होगा, ये इन्होंने एक टाइपिंग मिस्टेक किया है शायद, नॉर्म रेफरेंस। नाउ सीता टाइप करती है 40 वर्ड्स पर मिनट विदाउट एनी एरर, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सीता ने 40 वर्ड लिख दिए पर मिनट, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, तो ये मेजरमेंट का हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फॉर इंश्योरिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट, तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट की बात करी जाती है, तो हमारे पास 80 का जो राइट आंसर होगा बोथ, मतलब बोथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आइटम्स एंड ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट से रिलेटेड है। नाउ 80 हो गया। नाउ 81 क्वेश्चन 20 और रह गए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी की बात किसने करी है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। सीसी की बात आपको यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत यहाँ पर आया है, सीसीईई, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 82, Spearman-Brown formula is used for calculating the reliability coefficient through which of the following method of reliability estimation, तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि स्प्लिट हाफ के अंदर स्पीयरमैन-ब्राउन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और स्पीयरमैन-ब्राउन फॉर्मूला क्या है, 2r फर्दर डिवाइडेड बाय 1 प्लस r, तो इसका राइट आंसर मतलब राइट फॉर्मूला ऐसा है। नाउ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं अपने बेनिफिट्स का इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, तो इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द बेनिफिट इन रिलेशन टू द इनपुट, तो हमारे पास राइट आंसर डी हो जाएगा। नाउ कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल इज क्लासिफाइड एज, मतलब ऐसी कॉस्ट जो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी
डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, डायरेक्ट कॉस्ट इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर भी करवाया था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, एजुकेशन फाइनेंस का सोर्स नहीं है। रिलीफ फंड, लोकल बॉडीज फंड, एजुकेशन सेस या पब्लिक फंड्स। तो मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सोर्सेज करवाए थे आपको एजुकेशन फाइनेंसिस के। तो 85 का जो राइट आंसर हमारे पास रिलीफ फंड हो जाएगा, क्योंकि रिलीफ फंड नहीं आता। ये रिलीफ फंड उनको दिया जाता है जो जिनके साथ कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है या कोई समस्या हो जाती है, या किसी तरीके का कोई कहते हैं ना डिजास्टर आ जाता है, तो उस डिजास्टर के लिए यहाँ पे चाहे वो क्लाइमेट डिजास्टर है, कैसे भी तरीके की डिजास्टर है, तो उसके लिए रिलीफ फंड दिया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं है। नाउ हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच रिकमेंडेड द लर्निंग टू डू फॉर +2 स्टेज। तो लर्निंग टू डू की बात किसने कही है? 86 का जो राइट आंसर मैलकॉम ने की है। मैलकॉम मैलकॉम अदेशाशे इनके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है तो हमारे पास इसका राइट आंसर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या कंपोनेंट है? कंपोनेंट आते हैं तो सारे आएंगे, सारे ही इसके कंपोनेंट है। एनकोडिंग, डिकोडिंग, मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। नाउ 88 हो गए। नाउ 89 नंबर क्वेश्चन, which of the following which who is the known as the father of program instruction। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का फादर कौन है? वेरी इजी, BF स्किनर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द लीनियर प्रोग्राम। तो लीनियर प्रोग्राम के अंदर आपको फ्रेम बाय फ्रेम इंफॉर्मेशन दी जाती है, छोटी से छोटी फ्रेम में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हो, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो हमारे पास क्या नहीं है कि लार्जर फ्रेम होता है, गलत है। लार्जर फ्रेम होना ये आपका ब्रांचिंग के अंदर है, लीनियर के अंदर स्मॉल फ्रेम है, तो ये नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम। तो एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम का फीचर नहीं है। तो एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम का फीचर क्या ये एम्फेसाइज करता है मोर ऑन टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट थ्रू द बुक्स? गलत, क्योंकि एक्सपीरियंस सेंटर टीचर के अंदर वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू आवर स्टूडेंट्स सो दैट ही और शी कैन क्रिएट द नॉलेज बाय द एक्सपीरियंसेस, जो वो अपने वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से सीखेगा, तो उसमें बुक्स की नॉलेज आएगी नहीं। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी। और ये एक्सप्लिसिट सेंटर करिकुलम होगा जिसमें बुक से पढ़ाया जाएगा, एक्सपीरियंस सेंटर नहीं होगा। तो हमारे पास सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रमोटेड बाय द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की जो बात की गई है, इसका राइट आंसर आपका बी है, एजुकेशन फॉर क्लासेस। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा। चाहे उड़ीसा हो या कहीं पे भी हो, ये हमारे पास देखा जाए गया है 2010 में। विच कमीशन कमिटी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। कि जो एजुकेशन के अंदर वेस्टेज हो रही है, स्टैग्नेशन हो रही है, किसने कहा है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। हरतोक कमेटी के अंदर ये आपको डिफाइन किया गया है कि जिसके अंदर हमारे पास बताया गया है कि वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन होती है। मैं हरतोक कमेटी के बारे में अगर मेरे पास है ये इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको शो करती हूँ, ये मैंने आपको इसमें भी करवाई थी। तो ये देखो यहाँ पे ना वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की बात की गई है कहीं ना किसी फॉर्म में, ठीक है, ये आप इस पे देख सकते हैं। ये आपका टॉपिक बताया हुआ है कि एनरोलमेंट होता है यहाँ पर किसी तरीके का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इसका बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा इजी क्वेश्चन है। गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग द एडवाइस टू द चाइल्ड, या टीचिंग द एथिक्स टू द चाइल्ड, असिस्टिंग द चाइल्ड टू मेक द वाइज चॉइसेस, या प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड। तो द राइट आंसर द क्वेश्चन वुड बी सी, असिस्ट करना। गाइडेंस मीन्स असिस्टेंस। नाउ 95, 96, विच टाइप ऑफ गाइडेंस डज द स्टेटमेंट राउंड पेग इन अ राउंड होल एंड स्क्वायर पेग इन अ स्क्वायर होल? वेरी इजी क्वेश्चन। ये मैंने आपको गाइडेंस के अंदर करवाया था डिफरेंट टाइप्स में, वहाँ पर स्टेटमेंट बताई थी, वहाँ पे इसका राइट आंसर वोकेशनल गाइडेंस था। जो जैसा जिसके लिए है, जिसकी क्या क्या कंपिटेंसी, क्या पोटेंशियल है, उसको वही उसी के अकॉर्डिंग वोकेशन चुनना। तो राउंड पैग में, राउंड होल में, राउंड जो पैग है उसके अंदर राउंड होल में जाएंगे, और जो स्क्वायर वाले हैं वो स्क्वायर में जाएंगे। तो मतलब जो जिसके लिए फिटेड है वो जाएगा। तो वोकेशनल गाइडेंस।
नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली फाउंड इन इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉमनली कौन सा यूज है? तो 97 का राइट आंसर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है। In which type of the leadership do the leader postpone the decision wherever the possible and avoid the making the decision themselves? तो ये हमारा 98 का राइट आंसर है लजाइज फेयर। लजाइज फेयर में वो ना ही काम करना पसंद करता है, ना ही वो डिसीजन लेना चाहता है, ना टास्क टेकिंग है, ना ही वो टीम मैनेजमेंट कर पाता है, कंसर्न फॉर द पीपल है, तो लजाइज फेयर है। सेंगुइन इज अ फेमस एज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन। तो वो किसके लिए होता है? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी व्हाट? मेंटली डेफिसिट। बी शुड बी द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो हमारे पास क्या आएगा कि सेपरेट डिसिप्लिन डिसेबल्ड बच्चे के लिए सेपरेट कर दो मेन स्ट्रीम से, गलत है, क्योंकि ये आपका गलत क्या आएगा, हम यहाँ पर इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए कहेंगे, ना कि सेपरेट करने के लिए, एंड नॉट द ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मतलब जब क्वेश्चन देखा तो बहुत अच्छा भी लगा कि क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी आए हैं। तो आई होप आपने अच्छे से ये पेपर ये अटेम्प्ट किया होगा। सो लेट्स सी कि ऑफिशियल आंसर की क्या आती है, क्या नहीं होता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो आपके आंसर की है तो वो अनऑफिशियल आंसर की है। तो आई होप इसके जो क्वेश्चंस के जो आंसर है आपके उनके साथ मैच करें और सारी क्वेश्चन अच्छे गए हो। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस तो मुझे ज़रूर बताना। आपका एग्ज़ाम कैसा गया तो अपने ज़रूर मुझे फीडबैक देना। साथ के साथ जो उड़ीसा वाले बच्चे जुड़े हुए थे मेरे साथ, आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। नाउ सो फ्रेंड्स, अब ये जो कोर्स आपका है 3 मंथ्स वाला, ये क्रैश कोर्स आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है अपने दिसंबर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, 3 महीना आपका है तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 महीने के लिए जो फीस स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको सारी चीज़ें मिलेगी, यूनिट वाइज कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये आपको सारा मिलेगा। साथ के साथ जो बच्चे वेस्ट बंगाल के लिए इंटरेस्टेड है, जो क्योंकि वेस्ट बंगाल का एग्जाम भी आपका आगे होने वाला है, तो उसका कोर्स भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो 2 कोर्स आपके अपकमिंग कोर्स है, जिसकी क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो कल की क्लास के लिए, मंडे की क्लास को फर्स्ट अटेम्प्ट करने के लिए, लेने के लिए, एनरोल करने के लिए आप इस कोर्स को अभी से ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का जो ज्वाइनिंग है वो आप डायरेक्टली मेरे ऐप के थ्रू करोगे। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आपको, जहाँ से आप ऐप के थ्रू डायरेक्टली मेरे से मतलब उसको डाउनलोड करके आप इसमें कोर्स को एनरोल कर सकते हो। साथ के साथ सेशन कैसा लगा है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वारी है तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो 9821717461 पे। ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9821717461। जो भी क्वारी है, जो भी डाउट है, या कोई कोर्स लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो और कोई भी क्वारी पूछ सकते हो। So thank you so much everyone, stay blessed, enjoy learning and all the very best for your JRF. Keep learning, keep growing। और बहुत ही अच्छे से आपने एग्ज़ाम दिया है और रिस्पांस आपका काफ़ी अच्छा रहा है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। तो आई होप फॉर द ग्रेट रिजल्ट अच्छे से आपने किया होगा। एंड सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।